नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के तीसरे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को लेकर के। देखिए, तीसरे सेमेस्टर के अंदर जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे जिसका टाइटल रहने वाला है फिनेंशियल मैनेजमेंट। और फिनेंशियल मैनेजमेंट को भी जब आप लोग स्टडी करते हैं, अगर मैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बात करूं तो एक ऐसा चैप्टर जिसके अंदर से आपको अप्रोक्सीमेट 10 से लेकर के और 15 नंबर का काम देखने को मिलेगा, 10 से लेकर के 15 नंबर का सवाल देखने को मिलेगा। और उस चैप्टर का टाइटल रहने वाला है लीवरेज एनालिसिस। लीवरेज एनालिसिस के ऊपर ही आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। लीवरेज एनालिसिस को लेकर के ये हमारी पहली क्लास रहेगी और मैं इतना आपको अश्योरिटी दे सकता हूं, अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, तो लीवरेज को लेकर के आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। न केवल ग्रेजुएशन लेवल पे बल्कि अगर आप लोग एमबीए करते हैं आने वाले वक्त में, तो एमबीए के अंदर भी लीवरेज का कॉन्सेप्ट डाला गया है और लीवरेज को आप लोग इजीली टैकल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आखिरी तक वीडियो को जरूर देखेंगे। वीडियो अगर आपको यूजफुल और हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लेक्चर शुरू करो उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं। काफी बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर कौन सी किताब से आप लोग पढ़ाने वाले हो, कौन सी किताब हमें खरीदनी है। मैं आपको एक ही नाम सजेस्ट करूंगा, आप लोग ये वाली किताब खरीद सकते हैं। ये किताब है टैक्समैन पब्लिकेशन की तरफ से। इस किताब के ऑथर, राइटर, व्हाटएवर यू कैन से, ये है आपके आरपी रस्तोगी। वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है, न केवल ग्रेजुएशन के लिए बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, और अगर आप लोग बात करें सीएस सीएमएस जैसे एग्जामिनेशन के लिए भी, तो इस किताब के अंदर जितनी भी न्यूमेरिकल है, सारी न्यूमेरिकल अपकमिंग वीडियोस के अंदर आपको उनका सॉल्यूशन मिलेगा। एक एक क्वेश्चन को, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं बहुत गहराई में आपको समझाने वाला हूं। और जितने भी सेशन हम अपने चैनल के ऊपर कंडक्ट करेंगे, सभी के पीडीएफ लिंक के नोट्स मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए अब बिना समय को व्यर्थ करते हुए अपने लेक्चर पर आते हैं और बुनियादी तौर पे हम लोग समझ लेते हैं लीवरेज का क्या मतलब होता है। देखिए, अगर आप लोग लीवरेज को समझना चाहते हैं ना, तो लीवरेज को समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हमें समझना पड़ेगा जिसको हम लोग कहने वाले हैं इनकम स्टेटमेंट। उम्मीद करता हूं आप सभी ने पढ़ा हुआ होगा इनकम स्टेटमेंट। नहीं पढ़ा तो आज आपको इनकम स्टेटमेंट भी समझ में आ जाएगा। एक बार आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट की कहानी समझ में आ गई तो लीवरेज को आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, अगर आप लोग इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट अपने आप में एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर, जिसका इस्तेमाल हम लोग डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं। माने किसी भी कंपनी के अंदर व्हाटएवर फर्म ले लीजिए या फिर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लीजिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। और अर्निंग आफ्टर टैक्स को निकालने के बाद हमें उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देना है। ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स वाली टर्मिनोलॉजी है, इस तक पहुंचने का जरिया क्या है? आपका इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर वेरियस एलिमेंट्स होते हैं। जैसे सबसे पहला एलिमेंट आपका सेल्स रहेगा, क्लियर, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद जो आपका सेकंड एलिमेंट है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट रहने वाला है। देखिए, जैसा कि मैं आपको लगातार बताता जाऊंगा, आपकी दो तरीके की कॉस्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक माय डियर फ्रेंड्स आपकी वेरिएबल कॉस्ट रहेगी, याद रखिएगा। क्या है ये? आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। एक कॉस्ट रहेगी आपकी जिसको हम लोग क्या कहने वाले हैं? अपना फिक्स्ड कॉस्ट कहने वाले हैं, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। तो दूसरा एलिमेंट क्या रहेगा? आपका वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। आगे मैं समझाऊंगा। अगर सेल्स के अंदर से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को घटा देते हैं तो आप लोग कह सकते हैं जो एक नई टर्म आएगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन कहते हैं। माने यहां से आप लोग याद रखिएगा, एक बार आप लोग पहले ओवरव्यू ले लीजिए। सेल्स रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, कंट्रीब्यूशन रहेगा, उसके बाद अगला एलिमेंट फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा। शॉर्ट एब्रिविएशन हम लोग एफसी यूज करेंगे। एग्जाम के ड्यूरेशन में आपको शॉर्ट एब्रिविएशन यूज नहीं करना है। अब देखिए, इसके बाद आपका एक टर्म आता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा इंटरेस्ट, और इसके बाद हम बात करेंगे ईबीटी माने अर्निंग बिफोर द टैक्स। और अगर आप लोग टैक्स यहां से माइनस कर देंगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म देखने को मिलेगी ईएटी माने अर्निंग आफ्टर द टैक्स। ये वही टर्म है जिसके बिहा पे हम लोग डिविडेंड को कैलकुलेट करते हैं, याद रखिएगा। इसी के बिहा पे हम लोग क्या करते हैं? डिविडेंड को कैलकुलेट करते हैं। और यही हमारी पूरी कहानी रहेगी। इसी के बेस पर पूरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा एग्जैक्टली कहानी क्या रहने वाली है। तो इनकम स्टेटमेंट की पूरी आपकी कहानी समझ में आ गई होगी।
कौन कौन से एलिमेंट आपके यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं, देखिए फॉर्मेट पे बाद में जाऊंगा, पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज क्लियर कर देता हूं ताकि आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आए। अगर मैं कहूं यहाँ पे सबसे पहला जो आपका पर्टिकुलर रहेगा वो आपका सेल्स रहेगा, ठीक है। सेल्स का एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, मैंने मान लिया कोई भी अमाउंट है। अब सेल्स के अंदर से अगर आप लोग क्या माइनस कर देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, तो आपको एक नई क्वांटिटी मिल जाएगी जिसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, कंट्रीब्यूशन कहने वाले हैं। माने आप लोग क्या कहेंगे, सेल्स के अंदर से अगर आप लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, लेस कर देते हैं अपना वेरिएबल कॉस्ट को, तो वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया तो आपको एक नई टर्म मिल जाएगी जिसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, इसको हम लोग कहने वाले हैं आपका कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन के अंदर से अगर आप लोग एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको माइनस कर देते हैं, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको लेस करना है। किसको करना है, वेरिएबल कॉस्ट के बाद हमें फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करना है। और एक बार अगर आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे मैं अमाउंट लिख देता हूं, ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट रहेगा। अगर आप लोग इसको माइनस कर देंगे तो हमें एक नई टर्म मिलेगी। देखिए अगर आपने फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दिया है तो हमें मिलेगा EBIT, जिसका फुल फॉर्म क्या बताया था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग जरूर ख्याल में रखिएगा, जब आप लोगों ने एक बार अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल लिया ना, और अगर इसके अंदर से आप लोग इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं, INT शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, इंटरेस्ट की अमाउंट को अगर आप लोग माइनस कर देते हैं तो आपको एक नई टर्म मिल जाएगी, यानी कि जो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था ना, तो इंटरेस्ट को तो आपने माइनस कर दिया, तो अब क्या रह गया, आपका रह गया अर्निंग बिफोर द टैक्स। आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, अर्निंग बिफोर द टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट तो माइनस हो चुका है। अब फाइनली हम लोग टैक्स को भी माइनस कर देंगे, याद रखिएगा। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे किसको, टैक्स को। अगर आप लोग टैक्स की अमाउंट को भी यहाँ से माइनस कर देते हैं तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, आपको फाइनली मिल जाएगा, देखिए EAT माने अर्निंग आफ्टर द टैक्स। तो ये अमाउंट है ना, ये आपकी अर्निंग आफ्टर द टैक्स अमाउंट रहती है। याद रखिएगा ये जो अर्निंग आफ्टर द टैक्स है, ये अमाउंट फिर फाइनली शेयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है डिविडेंड के टर्म में। और शेयर भी आप सभी को पता दो तरीके के रहने वाले हैं, एक को हम लोग कहते हैं यहाँ पे प्रीफरेंस शेयर, आप सभी ने पढ़ा होगा, और एक को क्या कहा जाता है, एक को आपको इक्विटी शेयर कहा जाता है। आगे हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ये अभी अभी आप लोग सेकंड सेमेस्टर के दरमियान पढ़ के आए होंगे। तो जो प्रीफरेंस शेयर है उसको पहले पेमेंट की जाएगी, सेकेंडरी से आपको किसकी पेमेंट करनी है, इक्विटी शेयर की पेमेंट करनी है। तो बहुत बुनियादी तौर पे एक सिंपल स्टेप चलेगा, ये आपका क्या रहने वाला है, इनकम स्टेटमेंट रहने वाला है। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं, ये सारी चीजों को अगर मैं सिस्टमैटिक मैनर में फॉर्मेट में दिखाऊं तो आप लोग ऐसे लिख देंगे, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमें किससे शुरुआत करनी है, सेल्स से शुरुआत करनी है। याद रखिएगा क्या कहा मैंने, सेल्स से शुरुआत करनी है। अब सेल्स को कैसे कैलकुलेट करना है साथ साथ मैं आपको सिखाता चलूंगा, ताकि आपको आने वाले वक्त में फिर प्रॉब्लम, समस्या या दिक्कत ना हो। देखिए अब आपको क्या कहा है, आउटपुट बोल दिया, माने आपको एग्जाम में क्या कहेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन या आउटपुट यूनिट कितनी है। मान लीजिए मैंने टोटल आउटपुट यूनिट ले ली है 10,000 आपकी आउटपुट यूनिट है, और एक यूनिट को सेल करने का प्राइस कितना है, माने मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं सेलिंग प्राइस पर यूनिट। याद रखिएगा क्या है ये आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट। मैंने मान लीजिए आपका 10 रुपए रख लिया है, तो मैं अगर आपसे कहूं नेट सेल कितनी हुई है, टोटल सेल कितनी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कैलकुलेट कर देंगे। सर इसकी सेल होगी, आपने क्या किया 10,000 जो अमाउंट था उसको मल्टीप्लाई कर दिया कितने से, 10 से, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए आ जाएगा। माने अगर मैं सेल्स की बात करूं तो कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। सिंपल सी बात है, क्लियर। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो इस तरीके से डायरेक्ट आपको सेल नहीं दिया जाएगा, इनडायरेक्ट वे में सेल को कैलकुलेट करना है। मैंने आउटपुट आपको दे दिया, फिर आपको क्या कहेगा, सेल को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल हम लोग आगे आरपी रस्तोगी की तमाम न्यूमेरिकल्स को जब बनाएंगे तो हम लोग सोल्व करेंगे। तो पहला आपका एलिमेंट क्या रहेगा, सेल रहेगा। जब आप लोग एक बार सेल देखिए, सेल का अमाउंट आप लोगों ने लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, सेल का ये XXX अमाउंट है, ठीक है।
यहां पे फिर आपको वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट को जब आप लोग माइनस कर देंगे तो आपको क्या बनेगा, आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन के अंदर से अगर आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो आपको ईबीआईटी माने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिलेगा। इसके अंदर से अगर मैं इंटरेस्ट को माइनस कर देता हूं तो मेरे को ईबीटी मिलेगा माने अर्निंग बिफोर द टैक्स, और अगर मैं इसके अंदर से टैक्स को भी माइनस कर देता हूं तो मेरे को क्या मिलता है ईएटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्निंग आफ्टर द टैक्स। ये सारी बातें मैं अभी अभी आपको समझा चुका हूं, बस ये फॉर्मेट है, क्लियर है, ये क्या है, फॉर्मेट है। और यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जो जो चीज मेरे को माइनस करनी है उसको ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को क्या कर देना, स्मॉल ब्रैकेट में लिख देना है, ताकि आप लोग समझ जाए, एग्जामिनर भी समझ जाए कि यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस करना है। जैसे सेल के अंदर से अगर आपने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया, कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन के अंदर से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस किया तो ईबीआईटी आ जाएगा, ईबीआईटी के अंदर से अगर आपने इंटरेस्ट को हटा दिया तो ईबीटी आ जाएगा, ईबीटी के अंदर से अगर आपने टैक्स को हटा दिया तो आपका क्या आ जाएगा, ईएटी आ जाएगा, माने अर्निंग आफ्टर द टैक्स। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। और यहीं पे अगर आप लोग देखेंगे ना, इनकम स्टेटमेंट के अंदर ही पूरी की पूरी कहानी छुपी हुई है, जो हमने आज का टाइटल रखा है लीवरेज। लीवरेज का मतलब होता है एक तरीके से बढ़ाना। किसको बढ़ाना, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे मैं एक बात लिख रहा हूं, ये आपकी सेल्स है, क्लियर है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपका प्रॉफिट है, ठीक है। इस सेल्स और प्रॉफिट के चेंज को बहुत हद तक अफेक्ट करना, क्लियर है, बहुत हद तक अफेक्ट करना। किसके बिहा पे, आप लोग समझिएगा, किसके बिहा पे मैं बात कर रहा हूं, जो भी हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट एसेट है, ध्यान से समझिएगा। एक शब्द लिखा है मैंने, क्या लिखा है आपका, यहां पे लिखा मैंने फिक्स्ड कॉस्ट एसेट, या फिर दूसरी चीज आप लोग ले सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे पास कोई फंड भी है, उस फंड का इस्तेमाल करके, या कोई भी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी फर्म है, उसके पास एक एबिलिटी होती है कि वो इस फिक्स्ड कॉस्ट एसेट और फंड का इस्तेमाल करके क्या कर सकती है, एक बिग इंपैक्ट, एक बड़ा चेंज क्रिएट कर सकती है, किसके अंदर, अपने सेल के अंदर और प्रॉफिट के अंदर। ये एबिलिटी क्या कहलाती है माय डियर फ्रेंड्स, दिस एबिलिटी इज नोन एज द लीवरेज। इसको क्या कहा जाता है, आपका लीवरेज कहा जाता है। आगे इसको डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं, क्लियर। लीवरेज का मतलब आपको कहानी समझ में आया होगा। अब थोड़ा थोड़ा करके जब आप लोग धीरे धीरे समझेंगे तो आपको पूरा लफड़ा समझ में आएगा, क्लियर। तो यहां तक उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, पहला वीडियो है, आराम आराम से स्लोली धीरे धीरे होले होले समझिए, ताकि आप लोग इस सब्जेक्ट के ऊपर इतनी जबरदस्त फाउंडेशन बनाएं कि आने वाले अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या आपके पीजी एग्जामिनेशन, यूजी एग्जामिनेशन के अंदर आप लोग आउट ऑफ आउट स्कोर कर पाए। गारंटी इतना मैं आपको दे सकता हूं, अगर आप लोग मेरे साथ कोऑर्डिनेट करके मेहनत करते हैं तो पूरा पेपर फाइनली आप लोग फोड़ के आएंगे। चलिए, यहां तक इनकम स्टेटमेंट की कहानी समझ में आई, ओके। इनकम स्टेटमेंट का आपको फॉर्मेट समझ में आया, ओके। मैंने कहीं ना कहीं आपको एक देसी अंदाज में ये भी समझा दिया कि आपका लीवरेज का मतलब क्या रहने वाला है, क्लियर। अब यहां तक हम पहुंच गए हैं ईएटी यानी कि अर्निंग आफ्टर द टैक्स। तो यहां पे इसको किसके अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा, डिविडेंड की टर्म में डिवाइड कर दिया जाएगा, माने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा शेयर्स के बीच में। मैंने बताया था, यहां पे फिर रिपीट कर रहा हूं, जो भी आपके शेयर हैं वो भी डिपेंड करते हैं। अगर आपका प्रीफरेंस शेयर है तो पहले पेमेंट प्रीफरेंस शेयर को होगा, इक्विटी शेयर को बाद में पेमेंट किया जाता है, क्लियर है। तो अब यहां पे देखिए कैसे डिविडेंड कैलकुलेट कैसे करना है। अब यहां पे आपका जो अर्निंग आफ्टर द टैक्स, या फिर मैं कहूं अर्निंग आफ्टर द टैक्स, टैक्स कटने के बाद, यानी कि यहां पे मैंने लिख दिया अर्निंग आफ्टर द टैक्स। मेरे पास एक अमाउंट बना, क्लियर है, यहाँ पे मेरे पास क्या बना है, एक अमाउंट बना है। मैं मान लेता हूं, लेट अस कंसीडर, मेरे पास अर्निंग आफ्टर द टैक्स बना है 1 लाख रुपए। याद रखिएगा कितना बन गया मेरे पास, 1 लाख रुपए बन गया है। अब मेरे को करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। 1 लाख रुपए है और मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपए है, सॉरी 10,000 शेयर है। अगर मेरे को डिविडेंड कैलकुलेट करना है, क्या करना है मेरे को, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोग समझ पाए। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मेरे को डिविडेंड कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अर्निंग आफ्टर द टैक्स अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स को इससे डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, नंबर ऑफ शेयर्स को इससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अर्निंग आफ्टर द टैक्स मेरे को 1 लाख रुपए हुआ है, तो मैंने ऊपर 1 लाख रुपए लिख दिया, नीचे कितना है आपका 10,000 है, तो मैंने नीचे कितना लिख दिया, 10,000 लिख दिया। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका डिविडेंड कितना बना है पर शेयर के हिसाब से 10 रुपए बना है, क्लियर। तो ऐसे करके डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इस केस में हमें कहां तक पहुंचना है, हमें अर्निंग आफ्टर द टैक्स तक पहुंचना है, जो कहां से शुरू हुई थी आपकी जर्नी
जर्नी सेल से शुरू हुई थी, ठीक है। और ये सारी चीजें कहां से कैलकुलेट होंगी? वी कैन यूज, वी कैन मेक, वी कैन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, वी मस्ट नॉट कैन, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा? इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों, यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। यहां तक चीजें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे डिविडेंड वाला रूल मैं समझा चुका हूं, कैसे कैलकुलेट करना है। अर्निंग आफ्टर द टैक्स को नंबर ऑफ शेयर से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और ये डिविडेंड की भी मैंने बात बताई थी, आप लोग प्लीज याद रखिएगा। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, आगे हम लोग इसको जरूर डिटेल में पढ़ेंगे। शेयर दो तरीके के होते हैं। क्या है आपका? पहला होता है प्रीफरेंस शेयर, और दूसरे तरीके के शेयर कौन से होते हैं? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्विटी शेयर के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, एक आपका इक्विटी शेयर होता है, एक आपका प्रीफरेंस शेयर होता है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको रखा जाता है? ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूं, फर्स्ट प्रायोरिटी यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो कौन है? प्रीफरेंस शेयर है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे किसको रखा जाता है? आप लोग याद रखिएगा, सेकंड प्रायोरिटी पे हम लोग रखते हैं किसको? इक्विटी शेयर को। तो डिविडेंड सबसे पहले आप लोग मान के चले प्रेफरेंस शेयर के पास, फिर क्या बजाएगा? इक्विटी शेयर के पास। बहरहाल ये बातें हम लोग आने वाले वक्त में डिटेल में भी करेंगे, ठीक है। तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो यहां तक कहानी अगर आपको समझ में आई है ना, तो जो डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई थी, जो डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर की थी भाइयों की, एग्जैक्टली लीवरेज का क्या मीनिंग होता है, कितने तरीके के लीवरेज आप लोग पढ़ने वाले हो। आपके सिलेबस के अंदर 3 तरीके के लीवरेज मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस के अंदर डाले गए हैं। अभी आप समझिएगा लीवरेज का मतलब क्या होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, लीवरेज का मतलब एक बहुत बेसिक डेफिनेशन है। लीवरेज रेफर टू द यूज ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक शब्द जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हालांकि मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है, हमें किसका इस्तेमाल करना है? फिक्स्ड कॉस्ट एसेट का इस्तेमाल करना है, या फिक्स्ड कॉस्ट का यूज करना है। हमने पढ़ा हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर दोनों कॉस्ट आप लोग इंक्लूड करके चलिएगा। पहली आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट रहने वाली है, याद रखिएगा। पहली क्या है? आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट, ठीक है, फाइनेंशियल कॉस्ट रहेगी। दूसरी आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट रहेगी, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आपकी दोनों कॉस्ट इंक्लूड की जाएंगी। पहली आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट, दूसरी क्या है? आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। तो इस फिक्स्ड कॉस्ट का ही लफड़ा है, इस फिक्स्ड कॉस्ट का ही आपको इस्तेमाल करना है। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या कहती है कि लीवरेज रेफर करता है यूजेज ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट, जहां पे आपको दोनों इंक्लूड करना है। वो ऑपरेटिंग भी हो सकता है, वो आपका फाइनेंशियल भी हो सकता है, टू इंक्रीज द पोटेंशियल रिटर्न टू द फर्म। माने किसको इंक्रीज करना है? पोटेंशियल रिटर्न टू द फर्म। क्लियर है? तो इसका इस्तेमाल करना है, माने आप लोग क्या कह सकते हैं, इसका जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है इसका यूज हमें करना है किस क्या करने के लिए? टू इंक्रीज। हमें क्या करना है? आपका इंक्रीज करना है। क्या इंक्रीज करना है? रिटर्न को। किसको इंक्रीज करना है? आपके रिटर्न को। क्या रिटर्न भी कौन सा रहेगा? जो हो सकता है, माने जिसको आप लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल रिटर्न ऑफ फर्म। क्लियर है? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? आपकी फर्म की बात हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड द लीवरेज। इसको क्या कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स? लीवरेज कहा जाता है। या फिर इसको एक सिंपल लैंग्वेज में आप लोग ऐसे भी लिख के आ सकते हैं, समझ सकते हैं। लीवरेज अपने आप में किसी भी फर्म की एबिलिटी होती है। मैंने शुरू में बताया था लीवरेज का मतलब क्या होता है? किसी भी फर्म की वो एबिलिटी जिसका इस्तेमाल करके वो फर्म आपके फिक्स्ड कॉस्ट एसेट या फंड का यूज करके वो मैग्नीफाई करती है इफेक्ट ऑफ चेंज इन द सेल्स एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीवरेज बोलते हैं। तो यही मैंने एग्जैक्ट यहां पे लिखा हुआ है, लीवरेज इज द एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू यूज द फिक्स्ड कॉस्ट एसेट और द फंड। याद रखिएगा, क्या क्या यूज कर सकते हैं आप लोग? फिक्स्ड कॉस्ट एसेट का यूज कर सकते हो और फंड का यूज कर सकते हो टू मैग्नीफाई। क्या मैग्नीफाई करने के लिए? मैग्नीफाई का मतलब होता है आपका इंक्रीज करना। क्या करना? इंक्रीज करना। क्लियर? याद रखिएगा, ये क्या है आपका? मैग्नीफाई करना, इंक्रीज करना। किसका इफेक्ट? द इफेक्ट ऑफ द चेंज। चेंज कितना आया? एग्जैक्टली सेल्स के अंदर और एग्जैक्टली अर्निंग के अंदर। किसके ऊपर? इसके प्रॉफिट के ऊपर। सेम डेफिनेशन
मैंने लेक्चर शुरू किया तभी आपको समझाई थी भाइयों कि एग्जैक्टली ये देखिए फिक्स्ड कॉस्ट एसेट और फंड के चेंज को एम्फसाइज किया जाता है सेल्स और प्रॉफिट को लीवरेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा ये एक बेसिक डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन है, दोनों का मीनिंग सेम रहने वाला है। यू कैन चूज आइदर ऑफ देम, इनमें से आप लोग कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड रहने वाला है, क्योंकि आगे जाके हम लोग डिटेल में अच्छे से इन तमाम चीजों को और अच्छे से समझेंगे। करीब करीब चैप्टर आज कंप्लीट करा देने वाला हूं, हालांकि पहली क्लास से निपटा देने वाला हूं। और इसका जो इलिस्ट्रेशन नंबर 1 है ना वो मैं करके भी दिखाऊंगा आपको, हालांकि हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे और इलिस्ट्रेशन भी साथ साथ करेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाए और थ्योरी के साथ आप लोग जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको बना पाए। बहरहाल फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो लीवरेज की बात करूं ना तो लीवरेज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 3 कैटेगरी में। पहला रहने वाला है आपका ऑपरेशनल लीवरेज, इसको याद रखिएगा। पहला कौन सा रहने वाला है? ऑपरेशनल लीवरेज। दूसरा रहने वाला है फाइनेंशियल लीवरेज और तीसरा रहेगा भाइयों और बहनों कंबाइंड लीवरेज। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, अगर आप लोग एक शब्द में डिफाइन करना चाहे तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि आपका जो लीवरेज रहेगा या लेवरेज, लीवरेज व्हाट एवर यू कैन से, या मैं यहां पे सिंपल लिख देता हूं 3 तरीके के आपके लीवरेज रहने वाले हैं। यानी कि ऑपरेशनल लीवरेज शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। यहां पे आप लोगों को पढ़ना है सबसे पहले डिग्री, क्या पढ़ना है? डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लीवरेज, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे? ऑपरेशनल लीवरेज, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा कौन सा रहेगा? आपका फाइनेंशियल लीवरेज, यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? आपका फाइनेंशियल लीवरेज। तीसरा रहेगा कॉम्बिनेशन या कंबाइन लीवरेज, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? कंबाइन लीवरेज। अभी मैं समझाऊंगा ऑपरेशनल लीवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है और कंबाइन लीवरेज क्या होता है। एक बार थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे तीनों के लिए अच्छे से थोड़ा सा चार्ट भी डिजाइन किया हुआ है अच्छे से, ताकि आप लोग समझ पाए। लीवरेज इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 तरीके के लीवरेज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला रहेगा, हमको पढ़ना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। देखिए इसकी कैलकुलेशन मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर ये जितना ज्यादा बड़ा नंबर आएगा ना, माने इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको कैलकुलेट करने के बाद जितनी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी हमारा बिजनेस उतना ही खतरे में जाएगा। याद रखिएगा जितनी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कम रहेगा उतने बेटर चांसेस है लॉन्ग टर्म में बिजनेस को सरवाइव करने के, उतने बेटर चांसेस है जो चेंज आप लोग क्रिएट करना चाहते हैं, मैग्नीफाई करना चाहते हैं सेल्स और प्रॉफिट और अर्निंग के अंदर, वो हो पाएगा। ये जितनी ज्यादा वैल्यू बढ़ती जाएगी खतरा यानी कि रेड जोन में आप लोग जाते जाएंगे। क्लियर है? इसको मैं अभी आपको समझाने वाला हूं, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा ये भी मैं आपको समझाने वाला हूं, वरना आपको दिक्कत होगी। यहीं पे एक बार आप लोग सिर्फ समझे लीवरेज कितने तरीके के पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग लीवरेज, उसकी डिग्री आपको पढ़नी है, इसको DOL कहेंगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। इसके बाद आप पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज माने DFL, क्या कहेंगे हम लोग इसको? DFL कहेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंबाइन लीवरेज, कंबाइन लीवरेज माने DCL बोलेंगे, ठीक है। तो 3 तरीके की लीवरेज की डिग्री आपको पढ़नी है। पहला डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, अभी समझाऊंगा क्या होता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, और हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंबाइन लीवरेज। 3 तरीके की लीवरेज आपकी रहने वाली है। अब चलिए आगे चलते हैं। ये वापस से क्यों बना दिया सर, ये क्या लफड़ा? यही से लफड़ा पूरा शुरू होगा, क्योंकि यहीं से कहानी आपकी शुरू होने वाली है। अभी मैं आपको लीवरेज समझाने वाला हूं और डिग्री ऑफ लीवरेज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से डिग्री ऑफ लीवरेज पढ़ेंगे? देखिए मैंने यहीं पे अभी बताया था हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ लीवरेज। याद रखिएगा क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिग्री ऑफ लीवरेज। और कितने तरीके की डिग्री ऑफ लीवरेज है? सबसे पहले हम लोगों ने देखा डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लीवरेज रहेगा, उसके बाद आपकी सेकंड डिग्री रहेगी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज रहेगा, और तीसरी रहेगी डिग्री ऑफ कॉम्बिनेशन लीवरेज। ये 3 तरीके के लीवरेज मैं आपको समझाने वाला हूं, और ये तीनों तरीके के लीवरेज को कैलकुलेट करने के लिए वी मस्ट यूज द इनकम स्टेटमेंट। यस, फिर से क्या आ गया आपका इनकम स्टेटमेंट। हमें किसका इस्तेमाल करना है बच्चों? हमें इनकम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना। जैसे अब यहां पे हम लोगों ने देखिए 3-4 टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी अभी के लिए। आप लोग ये ध्यान रखिएगा जब आप लोग लीवरेज की
बात करते हैं ना, तो हमारा काम इन दोनों फैक्टर पे नहीं रहेगा, माने इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपकी सहूलियत के हिसाब से इनको काट रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहला जो फैक्टर आया था वो क्या आया था आपका, कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन के बाद सेकंड फैक्टर क्या आया था आपका, वो आया था EBIT, माने अर्निंग बिफोर इन्वेस्टमेंट, सॉरी इंटरेस्ट एंड टैक्स। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना, इन दोनों के बीच में क्या है, जो रिलेशनशिप है वो कहां से कैलकुलेट होता है, वो होता है आपका DOL, माने डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लीवरेज के लिए हमें किन किन दो फैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम लोग EBIT का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस टेबल के अंदर जो ऊपर है उसको ऊपर लिख दीजिए, जो नीचे है उसको नीचे लिख दीजिए। माने ऊपर कौन है आपका, ऊपर है माय डियर फ्रेंड्स आपका स्पेसिफिकली कंट्रीब्यूशन, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ जाएगी। और एक बार कंट्रीब्यूशन की वैल्यू निकालने के बाद नीचे क्या है आपका EBIT, माने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये जो चीज है ना, इसको आप लोगों को जरूर ध्यान देना है। ये जो फॉर्मूला बन गया, ये किसका फॉर्मूला बना है बच्चों, ये फॉर्मूला बना है आपका स्पेसिफिकली जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, DOL, माने डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लीवरेज मींस इट इज द रेशियो ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड द टैक्स, दिस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लीवरेज। अब दूसरा जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, वो आपका बनेगा यहां से। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहां से मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोग इजीली देख पाए। यहां से दूसरा ऑपरेशन कहां से बनेगा, इन दोनों फैक्टर से। माने कौन कौन से फैक्टर हैं, पहला आपका रहने वाला है EBIT और दूसरा क्या रहने वाला है, EBT। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो लीवरेज बनेगा, उस लीवरेज को हम लोग यहां पे कहने वाले हैं फिनेंशियल लीवरेज। क्या कहने वाले हैं, फिनेंशियल लीवरेज, माने डिग्री ऑफ फिनेंशियल लीवरेज। याद रखिएगा क्या बोलने वाले हैं, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लीवरेज। अब डिग्री ऑफ फिनेंशियल लीवरेज के लिए हम लोग सबसे पहले ऊपर लिखेंगे EBIT, माने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड द टैक्स। नीचे क्या आ जाएगा, EBT, माने अर्निंग बिफोर द टैक्स। ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो क्या देगा आपको बच्चों, ये आपको कैलकुलेट करके देगा आपका क्या, DFL। DFL का मतलब डिग्री ऑफ फिनेंशियल ऑपरेशन। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मैं कर दूं, माय डियर फ्रेंड्स क्या बोला मैंने, इन दोनों का कंबाइन हम लोग कर दें तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन लीवरेज। क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन लीवरेज। तो कैसे निकालना है, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉम्बिनेशन लीवरेज मिल जाएगा। और अगर आप लोग चाहें तो इसको मल्टीप्लाई भी कर, मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। माने यहाँ पे ही अगर मैं लिखना चाहूं तो आप लोग ये मान लीजिए कैसे कैलकुलेट करना है, आप लोग सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मेरे को निकालना है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज तो मैं क्या कर सकता हूं, डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लीवरेज मल्टीप्लाई बाय DFL, माने डिग्री ऑफ फिनेंशियल लीवरेज। अब डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लीवरेज का फॉर्मूला देखिए क्या है आपका, ऊपर है कंट्रीब्यूशन, नीचे है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मल्टीप्लाई मेरे को कर देना है आपका DFL। DFL का मतलब आपका क्या है, EBIT अपॉन में क्या हो जाएगा, EBT। क्लियर है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको DCL डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज निकालना है तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर सकते हैं अर्निंग बिफोर द टैक्स से। याद रखिएगा किससे डिवाइड कर सकते हैं, अर्निंग बिफोर द टैक्स से। या डायरेक्ट आप लोग ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे किया है। आप लोगों ने डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लीवरेज निकाला, उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लीवरेज से। अगर ये कर देते हैं आप लोग, आपका क्या निकल गया, डिग्री ऑफ कॉम्बिनेशन लीवरेज। क्लियर है, तो अगर आप लोग इसको थोड़ा और सिस्टमैटिक तरीके से समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपका क्या है, डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लीवरेज। मेरे को किस किस के बीच में रिलेशन निकालना है, कंट्रीब्यूशन के बीच में प्लस में EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बीच में रिलेशन निकालना है। माने कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT क्या बन जाएगा आपका, डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लीवरेज। और अगर आप लोग EBIT और EBT का रेशियो लेके चलते हैं तो ये क्या बन जाएगा, DFL डिग्री ऑफ फिनेंशियल लीवरेज, यानी कि EBIT और EBT। और इन दोनों का कंबाइन क्या बनेगा, डिग्री ऑफ कॉम्बिनेशन लीवरेज। याद रखिएगा DCL बनेगा, जिसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो आप लोग निकाल सकते हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT से, या फिर आप लोग ये DCL को ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे, अभी अभी आपको समझाया था, DCL इज इक्वल टू द, जो आप लोगों ने डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लीवरेज निकाला और जो आप लोगों ने DFL निकाला है, दोनों की बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसानी से मैंने तीनों लीवरेज आपको समझा दिए हैं, न्यूमेरिकल,
प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन्हीं लीवरेज को कैलकुलेट करने के बेस पे रहेंगे, इन्हीं के आधार पे रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी, यहां तक कहानी आपको समझ में आई होगी, क्लियर है। यहां पे अब आप ध्यान से देखिएगा, ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करूं तो अराइजेस फ्रॉम द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये कहां से आता है, ये आपके फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट से निकल के आता है। अब सर ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, जैसे अगर मैं इस इंस्टीट्यूशन को चला रहा हूं, हमारा ऑफलाइन सेंटर है, मान लीजिए ऑफलाइन सेंटर के अंदर हमारे पास ये जो बिल्डिंग है ये रेंट पे है। अब अगर मेरे पास 10 बच्चा आया तो भी मेरे को बिल्डिंग का रेंट 1 लाख रुपया देना है, अगर मेरे पास 100 बच्चा आया तो भी मेरे को बिल्डिंग का रेंट कितना देना है, आपका 1 लाख रुपया देना है। माने वो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, क्या हो गया, वो आपका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, जैसे आपका रेंट हो गया और सैलरीज हो गया। और इनकी वजह से क्या निकल के आता है, ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकल के आता है, या ऑपरेटिंग लीवरेज निकल के आता है, ठीक है। डिग्री तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज किसकी वजह से आता है, फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से ही आता है। और यही एक ऐसा फैक्टर है जो धंधे को उठा सकता है, जो धंधे को गिरा सकता है। फिर सेकंड फैक्टर क्या आएगा, फाइनेंशियल लीवरेज। ये हमें बताएगा एग्जैक्टली हमें इंटरेस्ट कितना पे करना है, क्या बताएगा ये हमें इंटरेस्ट कितना पे करना है। अब यहां पे देखिए आगे क्या है, मेजर हाउ सेंसिटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज टू बी चेंज इन द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ऐसे ये आपका क्या है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है, ये आपका क्या होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन डेट, माने ये यहां से क्या निकल के आएगा, इंटरेस्ट निकल के आएगा, ठीक है। यहां पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका कंबाइंड लीवरेज कहलाता है। देखिए दो चीजें धंधे को या तो ऊपर उठाएंगी या बहुत नीचे लेके जाएंगी। आपके धंधे के अंदर आपका जो फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत कम है, तो ऑब्वियस सी बात आप लोग सर्वाइव कर लेंगे। आपका इंटरेस्ट बहुत कम है तो ऑब्वियस सी बात आप लोग सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन व्हाट हैपेंस इफ योर ऑपरेटिंग कॉस्ट इज सो मैक्सिमाइज, यानी कि आपके जो ऑपरेटिंग कॉस्ट को बहुत हद तक इंक्रीज कर दिया जाए और बहुत हद तक हम लोग फाइनेंशियल लीवरेज माने इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दे, तो इसीलिए मैक्सिमम जितने भी बिजनेसेस हैं वो पहले 3 साल के अंदर धराशायी हो जाते हैं। बड़े बड़े मॉल हैं वो खुलते हैं और बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, उनके ऊपर ताला लग जाता है। रीजन यही है, दे कांट एबल टू अंडरस्टैंड द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड द फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक समझ में आया होगा। जो थ्योरेटिकल पोर्शन था करीब करीब हम लोगों ने कवर कर लिया, जो भी न्यूमेरिकल फॉर्मूले थे वो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिए। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जैसे एग्जांपल है, ठीक है, कैसे कैसे इंक्रीज होगा, कैसे कैसे डिक्रीज होगा। जैसे यहाँ पे बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो इंपैक्ट करती हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, आपकी जो किताब है टैक्समैन पब्लिकेशन की, आरपी रस्तोगी सर की, इस किताब को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इसका एक इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन नंबर 1, जहां पे आपको करना है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, माने डीओएल कैलकुलेट करना है, आपको डीएफएल कैलकुलेट करना है और डीसीएल कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे 2-3 नाम है, 3 फॉर्म है, ए बी और सी। फोन दे दीजिए सर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, आपको बहुत बेसिक लेवल पे सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, आपको ग्रेजुएशन के दरमियान सिंपल कैलकुलेटर को एग्जाम में ले जाने की इजाजत है। यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको इस चीज की परमिशन है, आप लोग यहाँ पे लेके जा सकते हैं कैलकुलेटर को। इस चीज को आपको ध्यान में रखना, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए मैं भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा ताकि हमारी कैलकुलेशन जल्दी से हो सके। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, फटाफट से ध्यान दीजिएगा एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे मैंने फॉर्म ए लिखा है, जिसके पास एग्जैक्टली आउटपुट या यूनिट कितनी है, यहाँ पे इसके पास 60,000 यूनिट है, माने 60,000 यूनिट है, तो मैंने यहाँ पे लिख दीजिए। बी फर्म है, उसके पास कितनी यूनिट है, आपकी 15,000 यूनिट है, क्लियर है। उसके बाद आपकी सी फर्म है, इसके पास तो भाई साहब 1 लाख यूनिट है, याद रखिएगा कितनी आउटपुट है, 1 लाख आउटपुट है, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर मैंने क्या बताया था, सबसे पहला फैक्टर बताया था आपको कैलकुलेट करना है सेल्स को। क्या कैलकुलेट करना है आपको, सेल्स को। अब सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपकी आउटपुट है मल्टीप्लाई में जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कर देना है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे ए फर्म के अंदर 60,000 की आउटपुट है और इसका 0.60 क्या है, प्राइस है 1 यूनिट का, तो माने 60,000 को मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करीब करीब मेरा 36,000 आ जाएगा। माने यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36,000। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ऐसे ही मेरी 15,000 यूनिट है यहाँ पे, और मेरा चार्ज कितना, सेलिंग प्राइस 5 रुपए, 75,000 रुपए यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। याद रखेगा मेरी 1 लाख यूनिट है और एग्जैक्टली यहाँ पे 0.10 माने करीब 10,000 रुपए मेरी सेल्स आ जाएगी, क्लियर। यहां तक आई होप की चीजें आपको समझ में आई होगी।
सेल्स के बाद मेरे को लेस करना है, क्या करना है मेरे को, मैंने बताया था हमें लेस करना है आपका वेरिएबल कॉस्ट को। किसको लेस करना है, वेरिएबल कॉस्ट को। तो हर एक फर्म का अलग वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे अगर आप लोग देखेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है, तो पर यूनिट दे रखा है तो मतलब टोटल करना पड़ेगा 60,000 गुना में 0.20। क्लियर है, यहाँ पे पर यूनिट दे रखा है, मैं टोटल निकालना पड़ेगा। 60,000 यूनिट हमारे पास टोटल है, तो मैं 60,000 ले लेता हूं, मल्टीप्लाई में एक के ऊपर कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी 0.20, तो करीब 12,000 का अमाउंट आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 12,000 का अमाउंट आ गया। ब्रैकेट लगा रहा हूं क्योंकि माइनस करना कभी भूल जाए, ठीक है। यहाँ पे कितना है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 15,000, तो माने हम लोग क्या कर देंगे 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 दैट इज 22,500। ये कितना आ जाएगा आपका 22,500 कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। इसको भी माइनस करना है। अब यहाँ पे कितना है आपका 1 लाख है, सॉरी यहाँ पे जो कॉस्ट पर यूनिट है 0.02, माने 1 लाख मैंने ले लिया, 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दिया 0.02 से, तो ये 2,000 रुपया बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 2,000 आ गया। माइनस कर दीजिए, क्या वैल्यू आएगी चेक कर लीजिए। अगर 36 में से 12 दूनी 24,000 आ जाएगा, यहाँ पे ये अमाउंट आ गया 12 दूनी 24। ये क्या बनता है आपका, मैंने बताया था ये बनता है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन। याद रखिएगा क्या बनता है ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऐसे ही मेरे को क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना 75 में से 25,500, माने मेरे को क्या करना 75,000 में से 25,500 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 49,500 बच जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये शायद 22,500 था। चलिए देख लेंगे कैलकुलेशन, आप लोग एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा। 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8,000 बचेगा। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आया। अब मेरे को क्या लेस कर देना है, इसके अंदर से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देना है। अब फिक्स्ड कॉस्ट कितना है देखिए, यहाँ पे इसका है आपका 7,000, 14,000, 1,500, तो यहाँ पे कितना है आपका 7,000 माइनस कर देंगे, यहाँ पे कितना है 14,000 माइनस कर देंगे, और वहां पे कितना है आपका 1,500 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो फटाफट से इनको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा EBIT मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है 24 में से अगर मैं 7,000 घटाता हूं तो मेरा बचता है 17,000, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 17,000। अगर मैं 49,500 में से माइनस करता हूं 14,000 तो मेरे को मिलता है 35,500, ठीक है। ये मेरे को डिजिट गलत लिख रहा है, शायद 22,500 है या 25,500, एक बार इसको जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली अगर मैं देखना तो चलो बाद में देखेंगे। ये 25,500 हो गया। यहाँ पे क्या है 8,000 में से अगर मैं 1,500 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 6500 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर से मेरे को लेस क्या कर देना है, इसके अंदर से हमें लेस कर देना है इंटरेस्ट को, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। ध्यान से देखिए इंटरेस्ट कितना है 4,000, 8,000 और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कितना माइनस कर दिया 4,000, यहाँ पे कितना कर दिया 8,000 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 17 में से 4 गया तो 13,000 रुपया बचेगा। ये है आपका EBT, अर्निंग बिफोर द टैक्स। और यहाँ पे हम लोग करेंगे 35 में से 8 गया तो माने 35,000 माइनस में 8 जाएगा तो 27,500, ये कितना आ जाएगा आपका 27,500। और यहाँ पे कितना है आपका 6500 का कितना हो जाएगा केवल 6500, ठीक है। हमें जो जो वैल्यू चाहिए वो हम लोग फटाफट से अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे को चाहिए डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लीवरेज। अगर आप लोग डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लीवरेज को निकालते हैं तो कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, अपॉन में हम लोग क्या कर देंगे EBIT। अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा आपका ये वाला कॉलम जिसको हमें इस्तेमाल करना है, माने जिसको आप लोग कंट्रीब्यूशन कहते हैं। ए का कंट्रीब्यूशन कितना है 24,000 है, ठीक है। और इसको डिवाइड कितने से करना है हमें EBIT से, माने 17,000 से, तो कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाय आपका 17,000, तो ये आ जाएगा 1.41, माने इसका जो आपका DOL है वो कितना आया है आपका 1.41। क्लियर है, बहुत बेसिक सी बात है। ऐसे ही अगर मैं 49,500 को डिवाइड कर देता हूं कितने से, आपका यहाँ पे बनेगा EBIT से, तो कितना बन रहा है आपका यहाँ पे 35,500 से, माने कितने से डिवाइड करना है 35,500 से, तो ये बनेगा करीब 1.39। और अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे 6500 से किसको डिवाइड करना है 8,000 को, माने 8,000 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 6500, दैट इज इक्वल टू द 1.23। तो सबसे कम किसका है C का, तो सबसे ज्यादा सेफ जोन में कौन आएगा C आएगा। अब दूसरा क्या था आपका फिनेंशियल लीवरेज निकाल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, क्या आया था उसके अंदर आया था आपका EBIT डिवाइडेड बाय EBT। क्लियर है। और अगर तीसरा निकालना चाहते हैं आपका डिग्री ऑफ द कॉम्बिनेशन लीवरेज, तो इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, DOL मल्टीप्लाई बाय DFL। क्लियर, तो ऐसे करके आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते
सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बेसिक तरीके से कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, इसका एग्जैक्टली ए का डीएफएल कितना आएगा, बी का कितना आएगा, सी का कितना आएगा, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। साथ साथ में मेरे को डीसीएल यानी कि डिग्री ऑफ कंबाइन या कॉम्बिनेशन लीवरेज को भी जरूर बताइएगा। तो ये आपका पहला लेक्चर था जहां पे मैंने डिटेल में माय डियर फ्रेंड्स आपको समझाने की कोशिश की, क्लियर करने की कोशिश की, पढ़ाने की कोशिश की कि लीवरेज का क्या मतलब होता है। लीवरेज एनालिसिस की पहली क्लास थी। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी लर्निंग।